प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है द स्क्रिप्ट ऑफ अनदर परेड ऑन रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो आज का बर्निंग इशूज़ है वो आया है। अब इस पूरे आर्टिकल में किसानों की बात की गई है, किसानों की जो उनका आंदोलन है उसकी बात की गई है, कैसे किसान आज के डेट में नाराज़ है हमारी गवर्नमेंट से उसकी बात की गई है, और गवर्नमेंट को आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर उसे लगता है कि फुल मेजॉरिटी में है और फुल मेजॉरिटी में होने की वजह से वो कुछ भी कर सकती है तो ये गलत है, ऐसा वो नहीं कर सकती। तो इस तरह से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है और किसानों को सपोर्ट किया गया है। लोकतंत्र की नई परिभाषा बताने की कोशिश की गई है कि आज की डेट में हमारा लोकतंत्र किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे रूलिंग पार्टी अपनी सिर्फ बहुमत की वजह से मनमानी करने पर उतर आई है। तो बहुत कुछ बोला गया है इसमें, काफ़ी कुछ खरी खोटी सुनाई गई है गवर्नमेंट को, काफ़ी कुछ किसानों के बारे में बोला गया, उनका उत्साह बढ़ाया गया है, मिडिल वर्ग के बारे में बोला गया है, जो मध्यम वर्ग हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है उनके बारे में बात की गई है। तो काफ़ी कुछ बात की गई है। इस आर्टिकल को बैलेंस बनाने के लिए इसे चारों तरफ से कवर किया गया है और एक बैलेंस आर्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बैलेंस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि एक दूसरा परेड होने वाला है रिपब्लिक डे पे। तो आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है गणतंत्र दिवस पर एक और परेड की पटकथा, यानी एक और परेड की पटकथा लिखी जा रही है गणतंत्र दिवस के मौके पर। प्रदर्शनकारी किसानों ने लोकतांत्रिक राजनीति को पुनर्जीवित कर दिया है और गणतंत्र अब नैतिक रूप से रिचार्ज हो गया है। तो इस पूरे आर्टिकल का ये थीम है। अगर आप पूरे आर्टिकल में जब इसके हम निचोड़ पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये बातें निकल के आएगी कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने हमारी लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। जो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही थी, कहीं ना कहीं वो दबती हुई दिख रही थी, उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया, उसमें फिर से एक नई जान डाल दी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है फिर से रिचार्ज हो चुका है। अब 26 जनवरी की बात चल रही है। 26 जनवरी को राजपथ पे एक बहुत बड़ा सेरेमनी होती है, बहुत बड़ी रिपब्लिकन सेरेमनी होती है जिसमें हमारे देश के जवान मार्च पास्ट करते हैं, उसमें हमारे देश की झांकियाँ निकाली जाती है, हर एक स्टेट के कल्चर को दिखाया जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेरेमनी मानी जाती है इस देश की, जो हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पे करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो कुछ चल रहा है उससे थोड़ी बहुत टेंशन है लोगों को, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ हद तक ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस परेड में कोई परेशानी आए। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इस अनुष्ठान को हमारी शासन व्यवस्था के गणतांत्रिक स्वरूप को रेखांकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो अनुष्ठान किया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह से गणतांत्रिक है, किस तरह से रिपब्लिक है, किस तरह से पब्लिक के हाथ में पावर है, ये उसमें दिखाया जाता है स्वयं को प्रदर्शित करके, और दुनिया को भी बताया जाता है। सशस्त्र बल हमारे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और सम्मान प्रदान करते हैं। तो हमारे जो सशस्त्र, जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं वो हमारे प्रेसिडेंट को सलामी देते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश में आज भी पावर एक सिविल के हाथ में होती है और उसके सामने सारे लोग नतमस्तक होते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है उसकी खूबी है, उस खूबी को इसमें बखूबी दिखाया जाता है इस राजपथ पे। तो ये जो थीम है ये लगभग बहुत पुरानी है, बहुत समय से चली आ रही है और आज भी वो चल रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ कि ये जो ट्रेडिशनल परेड है इसके अलावा भी एक परेड होने की कोशिश की गई, एक परेड किया जा रहा है, इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल परेड है इसमें हम अपनी मिलिट्री ताकत को भी दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि आज की डेट में हम शोकेस करते हैं, हम लोगों को बताते हैं हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कितनी ताकत है। ये भी दिखाने की कोशिश इस मिलिट्री परेड में की जाती है, इस पूरे परेड में। और अभी थोड़ा सा जो नेशनल सेलिब्रेशन था, लोगों को ऐसी टेंशन थी कि कहीं ये कमज़ोर न पड़ जाए, कहीं ये दब न जाए, इस पर किसी तरह की धब्बा न किसी तरह का पड़ जाए, इस बात को लेके थोड़ा बहुत डर लोगों के अंदर था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आसानी से चला और चीज़ें नॉर्मल रहीं। इस साल एक अजीब चीज़ होगी, ये जो हमारा देश है पहली बार एक पैरेलल परेड देखेगा। एक तो परेड हमारे यहाँ हर साल होता है, लेकिन इसके पैरेलल में भी एक परेड चलेगा जो हमारे फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने बोला है कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, वो एक लूज़ यूनिफॉर्म में, मतलब एक सिविल ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होकर वो भी पैरेलली मार्च करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो पैरेलल मार्च है इसके लिए एक रूट तय किया जाएगा और रूट से वो निकलेंगे और उसके लिए वो ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। तो इस ट्रैक्टर रैली को केवल एक असली परेड के रूप में दिखाया जा सकता है जो विरोध और विरोध प्रदर्शन का त्यौहार है। तो इसे भी एक झांकी की तरह दिखाया गया है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है हमारे किसानों द्वारा, और उसमें उनका बस यही कहना है कि हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध प्रदर्शन निकाल रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हम कितने दुखी हैं, हम उसकी नीतियों से पूरी तरह से खुश नहीं हैं। इससे पहले रिपब्लिक डे पे इस तरह की चीज़ें कभी नहीं हुई थी। ये जो चीज़ें अभी हुई है ये एक लोकतांत्रिक जो प्रतिद्वंदी उत्सव है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी में कैसे हम अपना विरोध दर्ज करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से।
ये जो संकट आज के समय में आया है, ये उन्हीं लोगों के द्वारा आया है जो सत्ता में, जो फंक्शनरीज हैं, जो पदाधिकारी हैं हमारे, जो हमारे बैठे हुए डेमोक्रेट, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हीं के द्वारा ये संकट लाया गया है। तो इस बारे में बोला जा रहा है कि जो संकट आया कहीं अलग से नहीं आया, हमारे अपने लोगों ने ही संकट क्रिएट किया है। तो ये जो डिफरेंस हुआ है दो सेलिब्रेशंस का, उसमें नेशन जिसे अभी फेस कर रहा है और जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर एक अजीब ढंग का संकट आ गया है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है वही इसके लिए जिम्मेदार है। इस पूरी क्राइसिस के लिए हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ही जिम्मेदार है। विडंबना यह है कि संकट का सामना उन बहुत पदाधिकारियों द्वारा किया गया है जिन्हें गणतंत्र को बनाए रखने और इसकी लोकतांत्रिक स्थिरता का पोषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी ये क्राइसिस उन्हीं के द्वारा लाई गई है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखे। उसी के द्वारा इस तरह का संकट लाया गया और हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से खतरे में डालने की कोशिश की गई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके प्रोटेस्ट का जो रीज़न है वो एक 3 जो विवादास्पद फार्म लॉ है उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉ लाया है इससे हम खुश नहीं हैं और इस वजह से हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तो बस एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म है उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब नीति आयोग की जो प्रबंधक है और जो दूसरे कारपोरेट जिनको हायर किया गवर्नमेंट ने, बस वही हैं जो आप क्या बोलोगे कि ये जो उन्होंने रिफॉर्म बोला है, रिफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका जो जाप कर रहे हैं एक 2 ही 3 लोग कर रहे हैं। एक तो नीति आयोग के जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं और जो हमारे कारपोरेट हैं, जो कारपोरेट को जिनको हायर किया गवर्नमेंट ने, वो इसका जाप कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ ये फॉर्मल सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए ये लॉ लाया गया है। बाकी इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर कोई भी रिफॉर्म होता है, कोई भी रिफॉर्म अगर लाया जाता है तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत सोशल कीमत हो सकती है, इकोनॉमिक पेन भी लेना पड़ता है। और ये सब जो टास्क है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी का, जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है उसका काम है। उसका काम है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए, पेन और गेन के बीच में बैलेंस बनाओ और पूरे जो प्रोसेस है उसमें सुलह और समझौते को बीच में रख के, सुलह और समझौते को रख के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। ये रिफॉर्म का प्रोसेस होता है, इसे एक डेमोक्रेटिक पार्टी करती है। हालांकि यह पारंपरिक जिम्मेदारी अब नए भारत के शासकों के पक्ष में नहीं है। हाँ, अब ये हो गया है जैसा कि इन्हें करना चाहिए था, लेकिन अब जो हमारा नया भारत है उसमें जो हमारे रूलर आए हैं वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो इसके पक्ष में नहीं है कि अब वो इस तरह की सुलह और समझौता करा के किसी भी चीज़ को लागू करेंगे। उनका कहना है कि अब इसे हम नए तरीके से ज़बरदस्ती लागू करेंगे, जो पूरी तरह से खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। अकॉर्डिंगली फार्मर भी अब पूरी तरह से बाध्य हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंटिमेटीज़ है, जो पारंपरिक जो सुलह कराने वाले हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं, उनकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अब वो इतने मजबूर हो गए हैं कि वो भी उनको मानने से इनकार कर रहे हैं और वो पूरी तरह से जो हमारी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसका विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं सही नहीं है। इसके खिलाफ उन्होंने एक नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं हैं और वो सब मिल के हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों की घेराबंदी सिर्फ इन 3 कानूनों के खिलाफ नहीं है, वे श्री नरेंद्र मोदी की अनुभवहीन सत्तावादी परियोजनाओं में 3 महत्वपूर्ण तत्वों को चुनौती दे रहे हैं। यानी उसमें 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरी तरह से अनुभवहीन है और उन्हें वो चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल एक ही आवाज़ है, एक आवाज़ में ये सब बोला जा रहा है। सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज की डेट में वो संघ परिवार को छोड़ के किसी की भी बातों को ऑथेंटिक नहीं मान रहा है, किसी की बात को वो प्रमाणित नहीं कर रहा है। यानी वो ये नहीं बोल रही है गवर्नमेंट की नहीं, उसके अलावा भी कोई है जो ऑथेंटिसिटी के साथ कोई बातें बोल सकता है। आज की डेट में सिर्फ एक संघ परिवार, जो संघ ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ही बस ऑथेंटिक माना गया है। बाकी सारे लोग को एक सस्पेंस की नज़र से देखा जा रहा है, एक शक की नज़र से देखा जा रहा है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे रूलिंग ग्रुप के लोग हैं, वो उनका क्लेम है कि इस तरह का कि जो देशभक्ति है वो पूरी तरह से उनके कब्जे में है, उनके पाले में है। यानी सारे देशभक्त रूलिंग पार्टी में है, बाकी कोई देशभक्त नहीं है। ज्ञान की सारी बातें उनके पास है, जो समझदारी है वो सब उन्हीं में है, जो भी इनिशिएटिव और इंस्पिरेशन की चीज़ें वो सब उनके अंदर में है। बाकी दूसरी तरफ जो हमारी सिविल सोसाइटी है या जो उनकी आवाज़ है उसे पूरी तरह से अस्वीकार किया जा रहा है, पूरी तरह से इनवैलिड माना जा रहा है, बोला जा रहा है कि वैलिड नहीं है। और जो उनका इसके साथ साथ जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है उसे ही बस काम चलाओ उपाय के तौर पे देखा जा रहा है कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो बोलेगी उससे ही काम निकाला जाएगा, बाकी किसी की बातें नहीं सुनी जाएगी। अब जो सारे जो नॉन परिवार के लोग हैं या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, उनको हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि सिविल मूवमेंट या सोशल मूवमेंट जो होता है उसे पूरी तरह से डिनाइड किया जा रहा है, उसे पूरी तरह से इनकार कर दिया जाता है और उसकी वैलिडिटी पर भी सवाल उठाया जाता है। ठीक इसी तरह से
जो रूलिंग ग्रुप है वो पूरी निर्दयता के साथ जो हमारी स्टेट की एजेंसीज़ हैं उनका यूज़ कर रहा है। जैसे हमारी सीबीआई है या एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, या जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, इनकम टैक्स के लोग हैं, इन सबको पूरी निर्दयता के साथ इनका यूज़ किया जा रहा है। उसे भी एक शुरू में ये हमेशा ये बात उठती रही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो इन एजेंसियों का यूज़ करती है अपने अपोजिशंस के खिलाफ। ये इस देश में बहुत पुराने समय से ये बातें उठती रही हैं, तो इसमें कुछ खास नया नहीं है, लेकिन आज भी वही हो रहा है जो पहले से होता आ रहा है। अब इसका ये लोग करते क्या है, इसको यूज़ करके ये लोगों को हरास करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं और फाइनली लोगों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो इनके खिलाफ आवाज़ न उठा सके। तो जितने भी अपोजिशन के लोग होते हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है इन एजेंसियों का यूज़ करके। इस तरह से ये अपनी लगातार जो इनके पास एक ट्रिक है, एक ट्रिक का जो खजाना है उसको पूरी तरह से अपडेट कर रहे हैं ताकि लोकतांत्रिक जो असंतोष है उसको कैसे बाधित करना है, उसको कैसे लोकतांत्रिक असंतोष को कैसे दबाना है और लोकतांत्रिक विचारों को कैसे या उनको पूरी तरह से दबा के रखना है। उनकी भावनाओं को, शिकायतों को, चिंताओं को दूर करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं और हेरफेर उसमें करके हेरफेर करने की मानक संचालन प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो इस तरह से मीडिया को पूरी तरह से यूज़ करके और जो इनकी जो भावनाएं हैं, जो हमारे कॉमन मैन है, उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाती है मीडिया को अपने फेवर में रख के। हेरफेर और हाशिए तो हेरफेर में क्या हो रहा है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मोदी परियोजना राज्य के संसाधनों के अभूतपूर्व उपयोग के लिए सत्तारूढ़ गुट के लिए सहमति बनाने और नेताओं के लिए आराध्य निर्माण करने के लिए तैयार की जाती है। तो जितनी भी परियोजना मोदी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है उसका फ़ायदा कुछ कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी को हो रहा है या वहाँ पर बैठी हुई जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से या उनसे जुड़ी हुई जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको हो रहा है। उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही तरह तरह की जो परियोजनाएँ हैं, तरह तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अब इस मिशन में क्या हो रहा है कि जो नेचुरल कैपेसिटीज़ हैं, आइडियाज़ के, जो हमारे नेशनलिज्म के लोग हैं, जो उनकी आइडियाज़ हैं, जो उनका जो उनकी जो देशभक्ति वो दिखाते हैं, जो रेसिज्म का आइडिया चला है, ये बहुत ही कुटिल तरीके से इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत इन काम को कर रहे हैं कि इनके पास ऑलरेडी उस परियोजना से पैसे सफिशिएंट मात्रा में आ रहे हैं। ये हमारे आर्म फोर्सेस को या जो उनकी जो वीरता है उसको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने फेवर में करने के लिए, ताकि वो इसे अपने फेवर में यूज़ कर सकें। तीसरा, इन सभी परिश्रमों और उपद्रवियों के परिणाम स्वरूप, इन सभी परिश्रमों और ज्यादतियों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक राजनीतिक दलों के हाशिए पर चले गए। सत्तारूढ़ गुट के लिए निर्मित उत्साह और उमंग का उपयोग पारंपरिक राजनीति, संसद के सबसे पवित्र स्थल का अवमूल्यन करने के लिए किया गया है। तो ये सब जो चीज़ें की गई है उसका जो रीज़न है वो यही है कि इस तरह से करके जो हमारे अपोजिशंस के लोग हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, उनको पूरी तरह से दबा देना है, उनको पूरी तरह से इतना निकम्मा बना देना है कि उनकी बात हमारे देश के लोग सुन ही ना पाए, उनको लगे कि पूरी तरह से बेकार है। कुछ हद तक ऐसा काम करने की कोशिश हमारी आज की सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और अपोजिशन को पूरी तरह से ख़त्म करने पर तुली हुई है, जो कि लगभग हो चुकी है। और अगर वो ऐसा करने में सक्सेस हो गई तो पार्लियामेंट को पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट की वैल्यू तभी होती है जब वहाँ पे एक अपोजिशन होता है और वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो अपनी बातों को खुल के रखता है, ताकि हमारी डेमोक्रेसी सही डायरेक्शन में चलती हुई दिखती है। जो एक पारंपरिक समझ रही है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की, उसमें होता है कि जब हमारी गवर्नमेंट कोई काम करती है तो अपोजिशन उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। अपोजिशन हर एक मुद्दे पे अपनी बात रखती है, अपने तरीके से रखती है और उसे गवर्नमेंट सुनती है और समझने की कोशिश करती है। अगर वो अब इम्प्लीमेंट करने के योग्य होता है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करती है, अगर नहीं होता है तो उसे इनकार कर देती है। लेकिन आज की डेट में हमारे अपोजिशन को बोलने की छूट नहीं है, हमारे अपोजिशन को बोलने की छूट नहीं दी गई है, यानी इस हद तक उसे डराया धमकाया गया है कि आज की डेट में वो बोलने की हालत में नहीं है। अगर एक बार वो पार्लियामेंट को इस तरह से डिग्रेड कर देते हैं, पार्लियामेंट डिग्रेड हो जाता है, तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, इन सबको धमकाना बहुत आसान हो जाएगा। और जब इन सबको हम पूरी तरह से धमका लेंगे तो ये सब जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनके समर्थन में बातें करना शुरू कर देंगे। तो इस बात का भी डर है कि एक बार इनको धमका दिया गया और एक बार पार्लियामेंट को हम डिग्रेड कर पाएँ तो बाकी चीज़ें हमारे फेवर में अपने आप हो जाएंगी। संवैधानिक रूप से संसदीय लोकतंत्र समझौता सुलह और सामंजस्य के प्रभावी साधन के रूप में दुर्लभ है और सरकार ने जो बोया है उसे फिर से हासिल करती है। तो अगर एक बार जो हमारी पार्लियामेंट है उसे पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा, जिस हिसाब से वो देखेगी उस हिसाब से चीज़ें होती रहेंगी। अप्रत्याशित रूप से किसानों को 3 कानूनों में कोई योग्यता नहीं दिखाई देती है जो लगभग संसद द्वारा पारित किए जाते हैं। न ही उन्हें सरकार के आश्वासन पर भरोसा है और न ही उनके शब्दों पर भरोसा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रत्यक्ष रूप से अवगत कराया गया था कि उसके हस्तक्षेप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो इस तरह से गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप की भूमिका में आ गई है आज की डेट में, कि उसकी बातों पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, नहीं ही उसकी बातों पे किसानों को भरोसा हो रहा है, नहीं उसकी नीतियों पे भरोसा हो रहा है। और यहाँ तक कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भी धमका दिया कि आप चाहे जितना हस्तक्षेप कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बातचीत और शिकायत समाधान के सभी पारंपरिक रास्ते से बाहर निकलने के बाद मोदी सरकार को किसानों के साथ हार का सामना करना पड़ा है। पहले सरकार ने बहुत कोशिश की कि किसानों को इंगेज किया जाए, जैसे तैसे इंगेज करके इनके मूवमेंट को शांत कर दिया जाए, लेकिन बहुत दिन तक बातें हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर फाइनली ऐसा दिख रहा है कि मोदी गवर्नमेंट हार मारती हुई दिख रही है किसानों के सामने। उसके पास इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि उसे लगता था कि वो कुछ भी कर पाएगी, क्योंकि बस उसके पास बहुत बहुमत है। वो बहुमत के बल पे पूरी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एरोगेंस के रूप में दिखाई दे रही थी हमारी रूलिंग पार्टी। अब वो जो पंजाब के प्रोटेस्टर्स आए हैं तो उसके सामने वो फेल होती हुई दिख रही है। उसकी सारी ओवर कॉन्फिडेंस अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वे शाही आरोपण की अवहेलना की एक पुरानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं वो पहले से ही जो इस तरह के लोग रहे उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। बेहतर कार्यकाल के लिए हम इसे भगत सिंह निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे, यानी हम बोल सकते हैं इसे भगत सिंह कंस्टिट्यूंसी के रूप में। इसे अगर हम बोले तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी और खुल के उसका विरोध किया था, उनकी नीतियों का विरोध किया था और उसके खिलाफ बहुत ही कड़े शब्दों में अपनी आवाज़ को दर्ज कराया था। तो अगर हम इस पूरे मूवमेंट को जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसे हम भगत सिंह कंस्टिट्यूंसी बोले तो कोई गलत नहीं होगा। फार्मर एक्टिविस्ट जो हैं वो अब पूरी तरह से अपने आप को फिर से रीडिस्कवर कर पाए हैं। अपनी जो पुरानी जो उनकी स्पिरिट थी, अवज्ञा की जो पुरानी भावना थी, उसको फिर से डिस्कवर कर पाए हैं और अब वो पूरी तरह से तैयार हैं अपने परिणाम और बलिदान के लिए। वो जानते हैं इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, उन्हें बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए वो खुशी खुशी तैयार हैं। ऐसा 7 साल में पहली बार हो रहा है कि जो हमारे रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो इस बार अपने नैतिक तर्क में जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ हद तक हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए जो है बैड न्यूज़ है, या आप बोल सकते हो कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। इसके हो ये रहा है कि इसके विपरीत पहली बार एक विपक्ष है जो मोदी सरकार को किसी भी प्रकार की नैतिक श्रेष्ठता सौंपने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली दिक्कत हमारी ये है कि जो हमारी अपोजिशन वो इतनी कमज़ोर है कि वो अपनी बात सही से नहीं रख पा रही, और वो रखनी भी चाह रही है तो गवर्नमेंट उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कोई ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट को आईना दिखा सके और उसे सही डायरेक्शन में ला सके। अगर गवर्नमेंट भटकती है तो अपोजिशन उसकी टांग खींचती है और उसे सही डायरेक्शन में लाती है, लेकिन इस बार बिल्कुल अपोजिट हो गया। अपोजिशन को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि उस हालत में नहीं है कि उनकी टांग खींच के उन्हें सही रास्ते पे ला सकें। अब ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो भी अपनी रक्षा के लिए, अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए जो हमारे कारपोरेट जायंट है, जो कारपोरेट महारथी हैं बड़े बड़े, उनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। और जो हमारे रूलिंग ग्रुप के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे कॉमन मैन हैं उनसे फाइट कर रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है आज की डेट में। और इसमें सबसे बुरा ये हो गया कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP स्पेशली है, जो इस तरह के आंदोलन इस तरह के ग्रुप के खिलाफ फॉलो करते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि इस तरह की चीज़ें वो ऑलरेडी साइन बाग में यूज़ कर चुके थे और वहाँ पे वो सक्सेस हो गए थे। तो उसी को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि वो फार्मर्स को पाकिस्तानी एजेंट भी नहीं बोल पा रहे हैं और फार्मर को ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि वो खालिस्तानी एजेंट है जो खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए आए हैं, और न ही इसे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो इस तरह से वो उनका जो SOP है जिसको यूज़ करते थे इन चीज़ों के खिलाफ, उससे यूज़ यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार के ऊपर पूरी तरह से दायित्व है कि वो अपनी तरफ से पहली चाल चले। अब चाल चलने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार पे, यानी फर्स्ट स्टेप सरकार को लेना है अपनी तरफ से। किसानों ने अपनी काल्पनिक जो अपनी इमेजिनरी स्टेलिनग्रेड बनाई है उसमें अपनी ज़मीन की रक्षा में बेखौफ होकर और उन्होंने नायकों, शहीदों और हर्षित बलिदानों के साथ एक नैतिक उत्थान कथा का निर्माण किया है। तो फार्मर्स जो हैं एक अद्भुत सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। वो आज की डेट में बेखौफ हैं, वो अपनी ज़मीन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट है, पूरी तरह से कमिटेड हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें ही अपनी ज़मीन की रक्षा करनी है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और इसके लिए उन्हें प्रेरणा जो हमारे जो भूतपूर्व नायक रहे हैं, जो हमारे शहीद हो चुके लोग रहे हैं, जो उन्होंने बलिदान दिया है, उससे उन्होंने इसकी प्रेरणा ली है और पूरी तरह से पूरी जोश के साथ लगे पड़े हैं। उन्होंने मोदी शासन और उसके सत्तावादी अतिक्रमण को चुनौती देने के लिए एक अनुशासन, एकजुटता और उद्देश्य प्रदर्शित किया है। उन्होंने मोदी सरकार को पूरी तरह से चुनौती दे रखी है और पूरे अनुशासन और एकजुटता के साथ, और उसमें कहीं भी उनमें फूट पड़ती हुई नहीं दिख रही है, जिसकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रही होगी बैकडोर से, तो उनमें फूट भी नहीं पड़ रही है और पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी यूनिटी के साथ वो मोदी गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे हैं। इस अपमान में तोड़फोड़ की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने लोकतांत्रिक राजनीति को पुनर्जीवित किया है और उनके उत्थान के कारण
गणतंत्र नैतिक रूप से रिचार्ज हो गया है। तो जैसा कि इस समय का समय है चल रहा है, जहाँ पे कोई भी प्रदर्शन होता है तो वहाँ पे तोड़फोड़ होती है, वहाँ पे बहुत ही आग लगाई जाती है, बहुत ही फिर बाद में उसे कम्युनल वायलेंस के रूप में बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है और फिर उसे पुलिस बर्बरता से दबा देती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे किसानों ने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदर्शन को जारी रखा, एकदम शांति से, एकदम शांत ढंग से इस प्रदर्शन को जारी रखा और कहीं भी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं भी कुछ नहीं हुई। तो इन्होंने फिर से गणतंत्र को पूरी तरह से रिचार्ज कर दिया है, जो कि हमारे गणतंत्र में होता रहा है। जब हम कभी गुलाम हुआ करते थे तो हम इसी तरह के प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, जिसका नेतृत्व गांधी जी करते थे। तो उसी तरह के प्रदर्शन को फिर से हमारे किसानों ने करके फिर से हमें याद दिला दिया है कि फिर से हम आज़ादी की, एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये जो किसानों ने हमारे किया है, जो फिर से एक गणतंत्र को जीवित करने का काम किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और फिर से हमारे देश के लोगों को आईना दिखाया है कि आप अपने ही देश के प्रॉपर्टी को जला के, उसको तोड़ फोड़ के आप अपना ही नुकसान करते हो, किसी और का नहीं। आंदोलन करने का, अपना विरोध दर्ज कराने का ये भी एक तरीका है जो किसानों ने पूरे देश को दिखाया और बताया है कि इस तरह से भी विरोध किया जा सकता है। तो ये जो विरोध है ये अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है। आने वाले दिनों में इसमें और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत कुछ होना बाकी है, अभी डिसीजन आना बाकी है, अभी उस बिल को वापस लेना बाकी है। जैसा कि गवर्नमेंट बोली है कि इसे ऑलरेडी पोस्टपोन किया जा रहा है कुछ दिनों तक। इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए किसान अड़े पड़े हैं। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को झुकना ही होगा और उस बिल को ख़त्म करेगी, नहीं तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन के साथ इस बिल को फिर से लाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो भी होगा उस पर फिर से आर्टिकल आएंगे और आर्टिकल आएंगे तो हम फिर से डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलता है एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।